हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास क्लास 12th सोशियोलॉजी। और यहाँ पे हम कर रहे हैं अपना चैप्टर 1 स्ट्रक्चरल चेंज। सो हेयर अवर टॉपिक इज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, कि किस तरीके से आज़ाद भारत में जो इंडस्ट्रीज थी उनका डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से वो आगे की तरफ बढ़ी। सो अर्लियर सेक्शन में हमने देखा था कि कैसे जो कॉलोनियल स्टेट थे उनका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल था कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन इट टुक प्लेस इन इंडिया। भाई भारत में इंट्रोड्यूस उन्होंने ही करा, इनिशियल इंडस्ट्रीज कॉलोनीज ने ही लगाई थी। सो हेयर वी वेरी ब्रीफली टच अपॉन कि कैसे जो इंडिपेंडेंट इंडियन का स्टेट है, इंडियन स्टेट्स हैं, दे प्लेड एन एक्टिव रोल इन प्रमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। और कुछ सेंस में दे वर रिस्पॉन्डिंग टू द इम्पैक्ट दैट कॉलोनियल हैड ऑन ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। चैप्टर 5 में इसको हम डिटेल में देखेंगे। सो फॉर इंडियन नेशनलिस्ट जो इशू था ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन अंडर कॉलोनियल रूल, वो बड़ा सेंट्रल इशू था, क्योंकि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, खासकर वो वर्ग जो पढ़ लिख गया था, उसको पता था कि किस तरीके से इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इंडिया का, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, हमारा पूरा पैसा अंग्रेज किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे उसको, और इन सब चीज़ों का कंसर्न काफ़ी ज़्यादा था। सो इमेजेस ऑफ प्री कॉलोनियल फैबल्ड रिचेस ऑफ इंडिया कंट्रास्टेड विद द पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सो जो अ, ये चीज़ें हैं कि प्री कॉलोनियल में जब कॉलोनीज़ नहीं थी तो इंडिया कितना रिच था, इंडिया पे बहुत पैसा था, और कॉलोनीज़ आने के बाद वो सारा पैसा हमारा कहाँ गया। मतलब ये सोच के मुझे एक वीडियो याद आ रही है जिसमें मैंने एक बच्ची को देखा था कि देश का पैसा कहाँ गया, जैसे उन्होंने कौम का पैसा लूटा, आपने मेरा पैसा लूट लिया। तो वो कुछ कुछ तो मुझे कनेक्ट हो रहा है। सो द स्वदेशी मूवमेंट स्ट्रेंथन्ड द लॉयल्टी ऑफ नेशनल इकोनॉमी। सो मॉडर्न आइडियाज़ मेड पीपल रियलाइज कि जो पोवर्टी है वो प्रिवेंटेबल है। ऐसा नहीं है कि जो गरीब है वो हमेशा ही गरीब रहेगा, वो अमीर भी बन सकता है। सो इंडियन नेशनलिस्ट ने क्या देखा, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी एज द पार्ट टुवर्ड ग्रोथ एंड सोशल इक्विटी। तो उनको क्या लगा आज़ाद होने के बाद इंडियन नेशनलिस्ट को कि अगर हम इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी लगाते हैं, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, तो इससे हमारी इकोनॉमी भी ग्रो होगी और हम सोशल इक्विटी पे जाएंगे। पर पता है क्या, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। इन्होंने ऐसा सोचा, क्यों सोचा? क्योंकि भाई मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ को इन्होंने देखा था एज एन एग्जाम्पल कि अगर इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ होंगी तो वो कंट्री बहुत डेवलप कर रही थी। लेट्स सी आगे क्या हुआ। सो डेवलपमेंट होना शुरू हो गया हैवी एंड मशीन मेकिंग इंडस्ट्रीज़ का, एक्सपेंशन हुआ पब्लिक सेक्टर का, और दे वर होल्डिंग ऑफ अ लार्ज कोऑपरेटिव सेक्टर वर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। सो मॉडर्न एंड प्रॉस्पेरस इंडिया को कैसे विजुअलाइज किया था जवाहरलाल नेहरू ने? इट वॉज टू बी बिल्ट ऑन एडिफाइस ऑफ जियान स्टील प्लांट्स। कि वहाँ पे क्या होगा ना, ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म उन्होंने यूज़ किया था कि हम बहुत बड़े बड़े स्टील प्लांट्स बनाएंगे, बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाएंगे, पावर स्टेशंस बनाएंगे। एंड जब भाखरा नंगल डैम बना था तो उस समय जो नेहरू जी के रिमार्क थे वो किस प्रकार से थे कि आर इंजीनियर्स टेल अस दैट प्रोबेबली nowhere else in the world is a dam as high as this। कि हमारे इंजीनियर्स ने हमें बोला है कि इतना ऊंचा डैम पूरे वर्ल्ड में कहीं पर नहीं है। जो वर्क ब्रिसल्स, जो डिफ़िकल्टीज, जो कॉम्प्लिकेशंस आई थी, उन सबको झेल के हमने ये बनाया। जब मैं साइट पे गया, आई थॉट कि ये जो डेज़ है ना, दीज डेज जो जो बिगेस्ट टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज एंड गुरुद्वारा हैं, ये एक ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे मैन वर्क फॉर द गुड ऑफ मैनकाइंड। सो विच प्लेस कैन बी ग्रेटर देन दिस। तो उन्होंने भाखरा नगल को इन सब चीज़ों से कंपेयर किया था रिलीजियस टर्म्स से। सो दिस भाखरा नागल वेयर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ मैंस हैव वर्क, दे हैव शेड देयर ब्लड एंड स्वेट, और फिर जाके ये बना था। तो ये उनके रिमार्क्स थे। नाउ कम्स कि एक छोटा सा पैरा दे रखा है कि नियरली अ डिकेड बिफोर द कंट्रीज इंडिपेंडेंस 1938 में एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी चेयरमैन थे एंड केटी शाह एक जनरल एडिटर थे। इट वॉज सेटअप बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस समय कांग्रेस का बहुत बोलबाला था।
So the committee started functioning in 1939, but it could not make much headway as the chairman was arrested by British, और जो वॉर थी वो ब्रोक आउट हो गई थी. सो इतने ऑब्स्टेकल्स आने के बावजूद भी जो 1929 सब कमिटीज़ थी उसको डिवाइड किया गया 8 ग्रुप में, एंड दे वर सेट अप टू डील विद सारे जो एस्पेक्ट्स हैं नेशनल लाइफ के किस प्रकार से रहेंगे एंड किस तरीके से दे विल वर्क इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड प्लान. अब जो मेजर एरियाज थे जिसमें कमेटी फोकस कर रही थी वो था एग्रीकल्चर एंड अदर सोर्सेज. ये आप याद रख सकते हो तो प्लीज़ इसको याद रखिए. फर्स्ट वन, अच्छा याद रखने का क्या तरीका है कि वही बेसिक चीज़ें जो इंसान को जीने के लिए एक डिग्निटी भरी लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है. जैसे पहले हम बात करें एग्रीकल्चर एंड अदर सोर्सेज ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन. भाई प्रोडक्शन नहीं होगा तो खाना कहाँ से खाएंगे, तो खाना तो ज़रूरी है ना जीवन के लिए, तो एक तो एग्रीकल्चर हो गया. फिर है भी इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज या सेकेंडरी सोर्सेज, भाई चावल उग रहा है, चावल भाई डायरेक्ट थोड़ी उगता है, वो तो धान उगता है, गेहूं है, उससे आटा बनता है. तो इंडस्ट्रीज हमें चाहिए, बेसिक भी चाहिए एंड हैवी भी चाहिए, ताकि उस चीज़ को हम अ, और यूज़फुल बना सकें. फिर आता है ह्यूमन फैक्टर, जिसमें ह्यूमंस किस तरीके से इन्वॉल्व होंगे, लेबर होगा, पॉपुलेशन होगी. फिर है एक्सचेंज एंड फाइनेंस, जिसमें पैसों का लेन देन की बात चलेगी. फिर है पब्लिक यूटिलिटीज़ जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन. देन सोशल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज में हेल्थ आ जाता है, हाउसिंग आ जाती है. देन एजुकेशन, एजुकेशन दोनों तरीके की, जनरल एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन. एंड एट्थ वन इज वुमेन रोल इन प्लान इकोनॉमी. सो अमंग द सब कमिटीज कुछ जो थे सब सम सबमिटेड देयर फाइनल रिपोर्ट एंड कुछ अदर्स जो थे उन्होंने इंटरिम रिपोर्ट्स शो करी थी इंडिया के आज़ाद होने से पहले ही. सेवरल रिपोर्ट्स को पब्लिश किया गया 1948-49 में. जो प्लानिंग कमीशन था पहली बार सेटअप किया गया मार्च 1950 में बाय रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसने डिफाइन किया था स्कोप ऑफ कमीशन वर्क को कि कमीशन कितना स्कोप में वर्क कर सकता है. सो नाउ द टॉपिक इज अर्बनाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया. तो भाई डिपेंडेंट इंडिया या कॉलोनियल इंडिया पे डिपेंडेंट नहीं, ये खराब शब्द है. इट वॉज कॉलोनियल इंडिया, दे वर डिपेंडेंट ऑन इंडिया. So urbanization in independent India. So you would be more than aware of increasing urbanization in India. Recent year of globalization से enormous expansion हुआ है और बदलाव देखने को मिला है हमें शहरों में. वी शैल बी डीलिंग, इसको चैप्टर 6 में बहुत डिटेल में कवर किया गया है. बाकी हम थोड़ा सा इसका पर्सपेक्टिव देख लेते हैं कि किस तरीके से क्या हुआ. अ व्यू ऑफ एन अर्बन विलेज का एक व्यू, मतलब विलेज जो थोड़ा थोड़ा शहर की तरफ शिफ्ट हो रहा है. आपने भी अपने ज़िंदगी में या आपके माता पिता ने अपने जीवन काल में ज़रूर देखा होगा कि किस तरीके से एक छोटा सा गांव डेवलप होते होते एक शहर वगैरह में भी कन्वर्ट हो सकता है. सो राइटिंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन विटनेसेस इन द फर्स्ट 2 डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो अर्बनाइजेशन में हमें काफ़ी बदलाव देखने को मिले आज़ादी के अगले 20 साल के बाद. सो सोशलॉजिस्ट एम.एस.ए. राव argued that in India, many villages all over India are becoming increasingly subject to the impact of urban influences. तो जो सोशलॉजिस्ट हैं एम.एस.ए. राव वो बोलते हैं कि किस तरीके से जो भारत के विलेज हैं वो अर्बन इन्फ्लुएंसेस के अंदर आने लग गए थे, वो शहरवाद के अंदर आने लग गए थे. सो बाय द नेचर ऑफ अर्बन इम्पैक्ट varies according to the kind of relation a village has with a city or a town. So he described 3 different situation of urban impact as mentioned in the box. तो 3 basic different situations उन्होंने define करने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से urban का impact हमें देखने को मिला था. So firstly there are villages जहाँ पे sizable number of people थे, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए फार ऑफ सिटीज़ दूसरी सिटीज़ में जाने लग गए थे. दे लिव देयर लिविंग बिहाइंड द मेंबर ऑफ द फैमिली इन द नेटिव विलेजेस. तो खुद तो वो शहर में आके काम करते थे और उनके जो परिवार वाले थे वो उनके गांव में ही रहते थे. जैसे मधुपुर एक विलेज है नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में, जिसमें 77 आउट ऑफ 298 हाउस होल्ड वो माइग्रेंट्स थे. एंड लिटिल लेस देन हाफ ऑफ माइग्रेंट्स वो वर्क करते थे 2 सिटी जैसे कि मुंबई, बॉम्बे या कैलकाटा में. 75% ऑफ द टोटल माइग्रेंट्स जो थे वो मनी रेगुलरली सेंड करते थे और 83% जो थे वो विज़िट करते थे 4 to 5 टाइम्स अ ईयर में. एंड कई लोग ऐसे थे जो 2 साल में एक बार अपने गांव आके उनको देखा करते थे.
कंसिडरेबल नंबर ऑफ एमिग्रेंट्स जो नॉट ओनली इन इंडियन सिटीज़ रहते थे बट कि ओवर टाउन्स में भी रहते थे। एंड इसी तरीके से जो सेकंड काइंड ऑफ अर्बन था वो ये था कि जो इंडस्ट्रीज़ के आसपास सिचुएटेड था। तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे अपने वर्कर भी तो थे ही, बाकी बाहर के भी वर्कर आ रहे थे, जैसे कि भिलई हो गया। और फिर तीसरे नंबर पे आ जाती है जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जो थर्ड टाइप की हैं कि यहाँ पे तो ऑलरेडी सिटीज़ हैं ही हैं। जो बहुत सारे विलेजेस जो थे वो टोटली एक साथ एब्जॉर्ब होके एक्सपेंशन हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगने लग गई, तो ये बड़े शहर में तब्दील हो गए। सो इसके आगे का पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।